हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्कूल में। आज हम चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, मुझे लगा था मैंने पार्ट 2 को अपलोड किया है, बट बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने पार्ट 2 तो बनाया था लेकिन उसको अपलोड करना भूल गया एंड देन हमने नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करी तो वो डल गई और ये हमारे माइंड से निकल गया, तो ये अपलोड नहीं हुई थी। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने टेक्स्ट किया था कि उसके बाद के टॉपिक्स तो नहीं है, फिर जाके मेरे को ध्यान आया कि पार्ट 2 को तो हमने अपलोड ही नहीं किया, तो इसी वजह से दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3 को कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 2 में हम डेटा टाइप से स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने बुक्स में देख सकते हो, हमने इससे पहले जो भी टॉपिक्स कवर करे थे वो डेटा टाइप्स के पहले के पोर्शंस थे, लेकिन इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बाद के पोर्शंस को कवर करेंगे, तो आप वहीं से इसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। बेसिकली जो डेटाबेस होता है उसके अंदर बहुत तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे उसके अंदर नंबर हो सकता है, उसके अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। वैसे ही पाइथन के अंदर भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। हमारे पास नंबर डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप है, सीक्वेंस डेटा टाइप है, मैपिंग डेटा टाइप है एंड उनके अंदर फिर फर्दर डिवाइड हुआ है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ट्रू, फॉल्स, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड सो ऑन। मैं इससे पहले एक और बात बता दूं कि पाइथन के अंदर आपको जब भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो तब कोई भी डेटा टाइप असाइन करने की, मतलब कोई भी डेटा टाइप को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही समझ जाता है। लेकिन जो भी अलग लैंग्वेजेस है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, वहां पर हमको डेटा टाइप असाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से पाइथन इनमें स्टैंड आउट कर जाता है कि पाइथन में हमको डेटा टाइप मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये आप याद रखना। एंड देन आप यहाँ पर पॉइंट्स में भी देख सकते हो, यही चीज लिखी गई है। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, मतलब कोई ना कोई वैल्यू किसी न किसी डेटा टाइप में अवेलेबल होगी। जैसे अगर हम नंबर इनपुट दे रहे हैं तो वो बन जाती है हमारी नंबर के अंदर। अलग अलग डेटा टाइप्स में से कोई सा भी तो एक आएगा ना, तो उसमें से आ जाता है। अगर हम कैरेक्टर्स डालेंगे तो हमारी सीक्वेंस वगैरह में आ जाएगी, और फ्लोट बूलियन भी हम देखेंगे, तो टेंशन नॉट। एंड देन सेकेंड पॉइंट भी यही कहता है कि डेटा टाइप्स डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, ऑपरेशन एंड अलाउड। मतलब कि यही कि जो मैंने कहा था कि अगर वेरिएबल का डेटा टाइप असाइन हो जाता है तो उसके अंदर उसी से रिलेटेड डेटास को हम इनपुट डाल सकते हैं। अगर हम कोई और इनपुट डालते हैं तो वो एरर डालता है, तो वो एरर शो करता है अनलेस कि वो मल्टी डेटा टाइप को सपोर्ट करता हो। इसका हम एग्जांपल डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि पाइथन में जो भी डेटास होते हैं उनके एक पर्टिकुलर टाइप होती है। उसमें से हमारे पास मेजर टाइप्स है नंबर, बुलियन, सीक्वेंस एंड मैपिंग। नंबर में फिर उसकी सब डिवीजन इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बुलियन में ट्रू फॉल्स आ जाता है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड मैपिंग में डिक्शनरी आती है। एंड उससे पहले आप ये डेटा टाइप का फ्लो चार्ट देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर हमारे पास ये मेजर डेटा टाइप्स अवेलेबल है एंड देन उसमें सब डिवाइडिंग ऐसे बनाई जाती है। तो ये थोड़ा रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो चलो अब एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नंबर डेटा टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर जो डेटा टाइप है वो नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करेगा, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है सबको। एंड उसके अंदर ये सब डिवाइड होता है तीन कैटेगरी में। एक है इंट, एक दूसरा है फ्लोट एंड तीसरा है कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? बेसिकली इंट जो है वो हमको नंबर्स होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारा जो भी नंबर है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, वो हम इंटीजर जो डेटा टाइप है इंट से उसके अंदर डाल सकते हैं। एंड देन जो नंबर्स डेसिमल में आते हैं, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ले लो, वो सब आते हैं हमारे फ्लोट डेटा टाइप में। एंड देन जो नंबर रियल एंड इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके 11 12 में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। बेसिकली इन जनरल बात करें, जो भी नंबर इंटीजर में आते हैं वो इंट डेटा टाइप कहलाता है, एंड वहीं पे जो नंबर डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं वो फ्लोट में आ जाती है। एंड वहीं पे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली
एक रियल पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट जो कि लास्ट वाला पार्ट होता है एक नंबर का। ये पूरा एक नंबर है, इससे मिलकर बनाया जाता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स में आई रिप्रेजेंट फॉर √-1, तो ये भी आप याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और एक होता है बुलियन। बुलियन बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू के लिए वो 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स के लिए वो 0 रिटर्न करेगा। ऐसे आप अज्यूम लगा के चल सकते हो। बुलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको आप करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे। हम यहाँ पर नम नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर है, फ्लोट है, ये डेसिमल है, मतलब बुलियन है, ऐसे डेटा टाइप को सामने लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग से फिर C++ होती है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो, उसके सामने हमको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत होती है। जैसे वहां पर हम लिखते हैं इंट फिर नम, फिर इससे पता चलता है ये जो नम वेरिएबल है वो इंटीजर कैटेगरी में है। लेकिन पाइथन में ये ना भी लिखें तो भी चलता है। एंड इसके बाद जो भी हम डेटा इसके अंदर इनपुट डालेंगे उससे ये कैटेगरी असाइन हो जाती है। अब नम में हम डेटा डाल देते हैं 5 या फिर 6, ऐसे 6 डाल दी। अब हमको क्या पता है इसका डेटा टाइप कैसा है, तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट। एंड प्रिंट के अंदर हम लिख सकते हैं टाइप एंड देन अपने वेरिएबल का नाम। अब ये क्या करेगा, वेरिएबल नम के अंदर का जो भी डेटा है उसका टाइप रिटर्न करेगा। जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे ये रिटर्न कर देगा इसका डेटा टाइप। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास इंट, मतलब ये जो नम है इसका डेटा टाइप है इंटीजर। एंड जैसे ही हम इसको फ्लोट में डाल देते हैं तो अब ये बन जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। तो अब ये दिखाएगा फ्लोट डेटा टाइप, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड कैरेक्टर के लिए हम कोटेड कॉमा में लिख सकते हैं। अब कोटेड कॉमा में आप नंबर डालो या फिर कोई अल्फाबेट डालो, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जैसे ही हम रिटर्न करेंगे तो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग दिखा रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप में बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग में हम कोटेड कॉमा में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग में आ जाता है। आइदर यू यूज अल्फाबेट्स और नंबर्स, वो सभी स्ट्रिंग में कैलकुलेट होते हैं। एंड लिस्ट में हम थर्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कोटेड कॉमा के अंदर जो भी टर्म लिखते हैं वो लिस्ट कैटेगरीज में आ जाती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मिक्स डेटा टाइप्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, बुलियंस आ सकता है, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, स्ट्रिंग आ सकता है। तो ये भी आप याद रखना। एंड स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड इक्वल्स टू डाल के थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड कोटेड कॉमा में कुछ भी लिख देंगे, वो स्ट्रिंग में आ जाएगी। जैसे एक बार हमने कैरेक्टर ले लिया और एक बार हमने नंबर ले लिया। तो जैसे इसको अब हम प्रिंट करेंगे तो देखोगे स्ट्रिंग में सारी ही वैल्यू ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये सभी अपने हिसाब से यहाँ पर निकाल के दे देता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही डेटा टाइप को इस्तेमाल कर सकते हो, ये मल्टी डेटा टाइप सपोर्ट करता है। ऐसे ही हमारा दूसरा डेटा टाइप टपल। टपल में बस पैरेंथेसिस लिखो और प्रोसेस हमारा सेम रहता है। तो ये भी आप याद रखना। और एक चीज, टपल इम्यूटेबल होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप का नाम बताइए, तो आप लिख सकते हो टपल। फिर आता है मैपिंग डेटा टाइप जो कि है डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है कर्ली ब्रैकेट एंड उसके अंदर एक आती है की और एक आती है उसकी वैल्यू। जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरीज भी होती है जो हम बचपन से देखते भी आए हैं, उसमें एक वर्ड रहती है एंड उसके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है। तो वर्ड होती है की और डिस्क्रिप्शन होती है उसकी वैल्यू। वैसे ही हम पाइथन में भी 2 एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं एक डिक्शनरी बनाने के लिए। एक होता है की जो कि यहाँ पर फ्रूट है और एक होती है वैल्यू जो कि यहाँ पर एप्पल है और बीच में आता है इसका कोलन। क्लियर है? इसको ऐसे क्रिएट करते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, पहले अपने डिक्शनरी का नाम देना होता है। मैं यहाँ पर डिक्ट लिख देता हूँ एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक लिखोगे आप अपनी की। यहाँ पर की लिख सकते हो रैंडम, कुछ मायने नहीं रखता। और एक होता है हमारे पास वैल्यू जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? और इसी को अब प्रिंट करके दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा होता है। प्रिंट कर दे एंड देन थर्ड ब्रैकेट के अंदर हमको किसकी वैल्यू दिखानी है, मतलब जाननी है, उसका हम वैल्यू की लिखेंगे एंड ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो आप देख सकते हो जैसे हमने की लिखी, यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही बनाए, हम और भी बना सकते हैं। जैसे एक में मैंगो लिख दिया एज एन की एंड यहाँ पर वैल्यू में हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 जो भी लिखना हो आप डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पर
सिंपली जैसे हम मैंगो मांगेंगे वो उसकी की रिटर्न करके दे देगा। तो जैसे इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो 2 रिटर्न करके इसने दे दी। तो ये ऐसे वर्क करता है। और अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो आप हमारी सीरीज की ही नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, जो कि आपका चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर भी है, जहाँ पर टपल्स और डिक्शनरी को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, वो इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आप देख सकते हैं वहां से भी। फिर आता है हमारा ऑपरेटर्स इन पाइथन। बेसिकली जो हम काम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से कर पाते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होती हैं जो हमको हेल्प करती है कोई भी ऑपरेशन या फिर कैलकुलेशन को करने के लिए, एंड उसके अंदर जो वैल्यूज इस्तेमाल होती है उसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। एंड हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमको कैलकुलेशन करना है a प्लस b, तो इस कैलकुलेशन में इसको बेसिकली हम पूरा ऑपरेशन कहेंगे। तो a और b जो है ये बेसिकली ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ पर जो प्लस साइन है ये ऑपरेटर है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर होते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो चलो एक एक करके अब इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हो, ये बेसिकली वो टास्क करते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। जैसे एडिशन करना है कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर निकालना है, फ्लोट डिवीजन मतलब उसकी क्वोटिएंट निकालनी है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू लानी है, देखनी है, कुछ भी हम कर सकते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। एंड उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं वो होते हैं ये। क्लियर है? तो चलो अब इसको करके देख लेते हैं एक बार। सिंपली मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6 बना लिया। एंड अब करते हैं हम ऑपरेटर्स का यूज। तो सिंपली मैं प्रिंट ही कर दूंगा, एंड देन यहाँ पर एक बार a प्लस बी आ जाए एंड थोड़ी स्पेस भी रहे जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैं अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और देन आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो ये जो ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है ये करेगा ऐड, ये ऑपरेटर करेगा सबट्रैक्ट, ये ऑपरेटर करेगा मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर करेगा मॉड्यूलस निकालेगा बेसिकली, ये ऑपरेटर फ्लोट डिवीजन करेगा। मैंने यहाँ पर डिवीजन नहीं बनाई, आप आइडिया लगा सकते हो, बस स्लैश ही डालना होता है डिवाइड करने के लिए। एंड ये इस्तेमाल होगा एक्सपोनेंट को निकालने के लिए। क्लियर है? अब आप आइडिया लगा सकते हो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आप कमेंट्स में बताना, अदरवाइज हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यूज भी यहाँ पर बन के आ गई। तो आप देख सकते हो 5 प्लस 6 11 आ गया, 5 माइनस 6 -1 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू यहाँ पर बन के आ गई। तो ये होता है हमारा यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली रिलेशनशिप को मतलब कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज इन शॉर्ट अगर बात करें कि दो वैल्यूज की कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आएगी हमारी ग्रेटर देन की साइन। तो इक्वल्स टू हम इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई भी वैल्यू इक्वल है या नहीं वो देखना होता है। एंड नॉट इक्वल्स टू के लिए हम एक्सक्लेमेटरी इक्वल्स टू साइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉट इक्वल्स टू है या नहीं उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेटर देन स्मॉल देन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और स्मॉलर देन इक्वल्स टू भी उसी हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। इसको भी हम करके देख लेते हैं। मैं इसी कोड को चेंज कर देता हूँ बेसिकली, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड देन यहाँ पर स्मॉलर देन, यहाँ पर इक्वल्स टू और यहाँ पर सिंगल इक्वल भी करके दिखा देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड देन यहाँ पर आता है स्मॉलर देन इक्वल्स टू। एंड ये कमेंट्स में जो है उसको आप इग्नोर करिएगा। क्लियर है? तो चलो अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? यहाँ पर बेसिकली इसके लिए एरर आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं एंड देन इसको
एंड देन आप बस इतना देख सकते हो, वो भी मैं दिखा दूंगा बाद में कभी। एंड ये हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो इसकी आउटपुट आ गई। क्या ये ए बी से बड़ा है, 5 6 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स रिटर्न किया। छोटा है तो ट्रू रिटर्न किया। इक्वल इक्वल में है, मतलब क्या 5 और 6 इक्वल होते हैं? नहीं, तो फॉल्स रिटर्न किया। एंड सो ऑन, ऐसे ही ये वैल्यूज आपको निकाल के दे दिया। ये हम बहुत बार जब भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं तब इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे तो बहुत इस्तेमाल होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लो। क्लियर है? फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली LHS इज इक्वल्स टू RHS करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम उसकी वैल्यू ये असाइन कर रहे हैं, तो उसलिए हम ये ऑपरेटर्स हैं कुछ, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम डायरेक्टली। पहले इसको हटा देता हूँ, तब आप अच्छे से समझोगे कि जैसे हमने a इक्वल्स टू 5 किया, तो इक्वल्स टू का जो साइन है वो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करता है, a की वैल्यू अब 5 के इक्वल कर दी, तो ये हुआ ना असाइनमेंट ऑपरेटर। अब LHS इक्वल्स टू RHS होगी कि a भी 5 को रिप्रेजेंट करेगा और 5 भी 5 को ही रिप्रेजेंट करेगा इन वैल्यू टर्म, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑपरेटर होता है जो कि होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके लिए हम प्लस इक्वल्स टू 1 करते हैं। एंड एक होती है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होता है, बेसिकली मैं इसका बाइफिकेशन लिख देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो इक्वल्स है a+1 के, तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड देन ये क्या करेगा, a है इक्वल्स टू a-1 के, है ना। तो बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है। तो जब भी हम इसको रिटर्न करेंगे तो आप इसका आउटपुट देख के आइडिया लगा सकते हो। पहले हम सिंपली प्रिंट ए कर लेते हैं, तो आप आउटपुट बताओ कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो सिंपली मैं पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप पॉज करके 2-4 मिनट सेकेंड लो, इसको सॉल्व करो एंड कमेंट्स में बताओ इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो चलो अब इसका आंसर आपको शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आई 5। अब ऐसे क्यों आई, हमको तो हमने तो ये भी लिखा था, क्या ये काउंट नहीं हुआ? बेसिकली इस कोड में क्या हुआ, इनिशियली a की वैल्यू 5 असाइन हो गई, फिर हमने a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करी, तो इस स्टेप में हमको a की वैल्यू हमारी बन गई इक्वल्स टू 6, है ना। लेकिन हमने दोबारा a की वैल्यू 1 से घटा दी, तो ये दोबारा 1 में आ गया। लेकिन जैसे हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जैसे इसको रन कोड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक इंक्रीमेंट हो गई, मतलब यहाँ तक ये वर्क कर गया। वहीं पे अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं, तो अब देखना अब इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो ये थे अलग अलग काइंड्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहीं पे आप इनटू भी कर सकते हो, इंटू 1 से इंटू करने का कोई मतलब नहीं होता, 2 करके दिखा देता हूँ। और जैसे रन कोड करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 10, यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हो। तो ये ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क होते हैं। फिर आता है हमारा लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर बेसिकली लॉजिक के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट देता है। वहां पर हमारे पास ये 3 कैटेगरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना। एंड इस्तेमाल करते हैं जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। और हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और नॉट होता है नेगेटिव के लिए, अगर ये ठीक नहीं है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू ले लेते हैं हम, वो भी 5। क्लियर है? तो प्रिंट कर दे क्या a एंड b इक्वल इक्वल है 5 के, तो क्या ये रिटर्न करेगा? आप कमेंट्स में बता सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ जिससे क्लैरिटी मिलेगी। तो अब देखो, जबकि ये दोनों इक्वल हैं तभी ये इसने एंड कमांड के हिसाब से इसने ट्रू रिटर्न करा। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पर और लिखते हैं तो क्या होता, यहाँ से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो बन जाती है हमारी ट्रू, जो कि इन केस मतलब इसके केस में भी ट्रू ही है, तो ये ट्रू ही रिटर्न करता। एंड इसके जैसे ही यहाँ पर आता है नॉट।
जो कि नेगेटिव वैल्यू आपको देख के बताएगा। ये बेसिकली फंक्शंस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहां पर आप इसका बहुत इस्तेमाल देखोगे। फिलहाल के तौर पर आप इतना आइडिया लगा लो, एंड इस्तेमाल होता है जब दोनों वैल्यू सेम हो, मतलब ट्रू हो, तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और में अगर कोई भी एक वैल्यू जो ट्रू है तो उस केस में ये पूरी की पूरी वैल्यू के लिए ट्रू रिटर्न करती है, और नॉट नेगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के अलावा कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ही होते हैं, इन और नॉट इन। इन बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा अगर सीक्वेंस में उसकी वैल्यू प्रेजेंट हो, और नॉट इन इसका अपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक हमने लिस्ट बनाई है 1 2 3 की, उसमें अगर 2 है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा इस केस के लिए। लेकिन 10 के लिए भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रू इफ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन सीक्वेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 नहीं है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू को। आई गेस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे। एंड देन आता है हमारा एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। बेसिकली एक्सप्रेशन होता है एक तरीके का एल्जेब्रा, मान लो मैथ्स में हम एल्जेब्रा कहते हैं, एंड हम कोडिंग में एक्सप्रेशन कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एल्जेब्रा या फिर एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल में आप नीचे देख सकते हो, ये 20 + 30 × 40 = 20 + 30 × 40 = 1 2 2 0 है। ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, इनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। और प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी बेसिकली प्रायोरिटी होती है। हम इस जो एक्सप्रेशन में किसको पहले कर रहे हैं, मतलब क्या ये 30 × 40 पहले सॉल्व हो रहा है या फिर 20 + 30 पहले सॉल्व हो रहा है, इसको हम प्रेसिडेंसी से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे डी मास है या फिर बोर्ड मास कह लो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे ही कुछ रूल्स हैं जो हम पाइथन में भी फॉलो करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चार्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, कि पहले अगर एक्सप्रेशन में हमको एक्सपोनेंशियल दिया है तो हम पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, देन इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, एंड देन इस पार्ट को, एंड देन इस पार्ट को, एंड देन इस पार्ट को। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कोई भी एक ही एक्सप्रेशन को राइट से सॉल्व करते हैं तो कोई और आउटपुट आता है, लेफ्ट से सॉल्व करते हैं तो कोई और आउटपुट आता है, जो कि बहुत बार एरर क्रिएट करती है। तो इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए हम प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हैं इन अवर पाइथन। इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ, तब आप और अच्छे से समझोगे। इसको समझने के लिए पहले हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जैसे a पहले 5 कर देते हैं, एंड देन b हम 6 7 कर देते हैं, एंड देन एक रिजल्ट बना लेते हैं। उसके अंदर a × b + 45 एक्सपोनेंट 2 कर देते हैं। तो अब अगर इसको राइट से सॉल्व करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, अगर हम लेफ्ट से सॉल्व करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इसका रिजल्ट प्रिंट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे हमने रिजल्ट प्रिंट करा तो अब देखना इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू आई 2060, एंड वहीं पे अगर हम प्रेसिडेंसी डाल लेते हैं, जैसे इसको पहले सॉल्व करो, तब देखना इसकी वैल्यू क्या आती है। आई एम श्योर देख सकते हो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो एज पर द प्रेसिडेंसी मतलब प्रायोरिटी, हमारी जो रिजल्ट मतलब आउटपुट होती है वो चेंज हो जाती है, जिससे एरर आता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी कैलकुलेशन। फिर आता है डीबगिंग। डीबगिंग बेसिकली इसी वजह से हम करते हैं कि हम कोई भी अगर कोड लिख रहे हैं उसमें एरर शो हो रहा है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरर एंड सॉल्विंग द एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। तो पाइथन में कुछ तरीके के एरर्स होते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। जैसे सिंटैक्स एरर, मतलब आपने जो स्ट्रक्चर ऑफ कोड है वो गलत लिखा है, तो उस टाइम हमको सिंटैक्स एरर शो होगी। लॉजिकल एरर तब शो होती है जब आउटपुट हमारे हिसाब से नहीं आती, वो गलत आती है। जैसे प्रेसिडेंसी में देखा, तब लॉजिकल एरर शो होता है। एंड रन टाइम एरर तब शो होता है जैसे कि मान लो हमने डिवाइड कर दिया 0 से, तो वो हमको भी पता है वो अनडिफाइंड होता है आउटपुट, जो कि एक लॉजिकल एरर का एग्जांपल है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एरर है जो कि आप देखोगे भी जब आप कोई प्रोग्राम को लिखोगे। क्लियर है? तो घबराना मत, तब आप इस कैटेगरी में डाल के अपने कोड में जल्दी से जल्दी डिबग कर सकोगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट था।
फिर आता है हमारा फंक्शन इन पाइथन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन पाइथन। फंक्शन बेसिकली पहले से बना बनाया हुआ एक कोड होता है जो कि हम बस इस्तेमाल करते हैं और हमको अपना रिजल्ट मतलब आउटपुट दे देता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, फंक्शंस ग्रुप स्टेटमेंट टू परफॉर्म टास्क डिफाइंड वंस रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक बना बनाया कोड जिसको हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे प्रिंट कमांड है, ये प्री बिल्ड कमांड्स है, मतलब ये प्री बिल्ड फंक्शंस है। मतलब जो प्रोग्रामर्स ने पाइथन क्रिएट करी, उन्होंने कुछ फंक्शंस भी बनाई जिनको हम प्रिंट, इनपुट, इंट, इन जैसे कीवर्ड्स के अंदर, इन जैसे कीवर्ड्स के इस्तेमाल से यूज कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस को हम प्री बिल्ड या फिर इन बिल्ड फंक्शंस कहते हैं, जो कि पहले से बन रखी है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, ये पहले से बनी बनाई फंक्शंस हैं। लेकिन कुछ फंक्शन हम खुद भी बना सकते हैं जो कि यूजर बिल्ड फंक्शंस कहलाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके लिए यहाँ पर सिंटैक्स गिवन है। पहले हम डेफ लिखेंगे, फिर अपने फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस के बाद कोलन डाल के अपने फंक्शन का कोड लिखेंगे। मतलब कि ये हमारा जो फंक्शन है वो हम खुद बनाते हैं, तो उसको यूजर डिफाइंड कहते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन पहले से बन रखी है, उसको हम प्री डिटरमाइंड या फिर बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, जिसका चार्ट यहाँ पर राइट साइड गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो पहले इस केस में पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा डेफ, मतलब एक फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, यहाँ पर हम ABC डाल सकते हैं। फिर उसके अंदर हमको पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जैसे यहाँ पर A डाल लेते हैं। एंड देन ये क्या करे, रिटर्न करे, क्या करे, A इंटू A को। तो ये भी हम कर सकते हैं। एंड जैसे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे हम कर देते हैं प्रिंट ABC, उसके अंदर 5 रिटर्न कर दो। तो अब देखना इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो अब देखना यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी 25। तो अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी फंक्शन है। मैं पहले बता दूं, ये मेरा फंक्शन है जो कि शॉर्ट एंड क्रिस्प है। मैंने एक शॉर्ट फंक्शन बनाई है, तो इसको हम पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, डेफ इज यूज्ड फॉर डिफाइंड फंक्शन एंड ABC हमारे फंक्शन का नाम है। उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास करी जिसको पैरामीटर कहेंगे, एंड कोलन डालने के बाद इसकी फंक्शनिंग, मतलब ये क्या वर्क करेगा, उसको हम लिखते हैं। तो ये रिटर्न कर देगा, मतलब वापस करेगा A को A से इंटू करके, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसीलिए जब हम इन बिल्ड फंक्शन जो कि हमारी प्रिंट है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एंड हमारे फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं 5 इनपुट डाल के, तो उसके हिसाब से ये 5 लेके 5 को 5 से इंटू करके रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर उसी वजह से 25 प्रिंट होके आ गई। तो ऐसे आप समझ सकते हो फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखो। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे इफ एल्स। इफ एल्स बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि कंडीशनल होती है। मतलब अगर आप ये करोगे तब ये काम होगा, अगर वो हुआ तो ये काम होगा। जैसे इफ एल्स होता है ना, कि अगर 5 2 के बराबर है तो प्रिंट कर दो हेलो, अगर 5 2 के बराबर नहीं है तो प्रिंट कर दो बाय। तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने प्रोग्राम को थोड़ी डायनामिक बना देती है। मैं सिंपली दोबारा रिपीट करता हूँ, इफ एल्स बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम कंडीशन डाल के अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। जैसे हम पहले इसको करके देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम A ले लेते हैं 1 के अकॉर्डिंग और B ले लेते हैं हम 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, A हमारा इक्वल्स टू 1 आ गया, B इक्वल्स टू 2 आ गया। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर 2 काम करवाने के लिए। जैसे कि इफ अगर A जो है B के बड़ा है, तो हमको क्या करे, प्रिंट कर दे A इज ग्रेटर। क्लियर है। एंड अगर एल्स में आ जाता है ये बेसिकली। एंड अगर वो छोटा है, 2 ही कंडीशन होता है, या तो वो बड़ा हो या फिर छोटा है। एंड अगर छोटा है तो प्रिंट कर दे A इज स्मॉलर। तो बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है कि अगर A B के बड़ा है तो ये वाला प्रोग्राम रन हो जाए, मतलब ये वाला कोड रन हो जाए। अगर नहीं है तो फिर ये वाला कोड रन हो जाए। तो जैसे इसको हम रन करेंगे तो आप देखना
यहाँ पर दिखा देगा a इज स्मॉलर, लेकिन यहाँ पर अगर स्मॉलर की जगह हम a की वैल्यू बढ़ा देते हैं तब देखना हमारी दूसरी वाली कोड रन हो जाएगी। अब देख सकते हो a इज ग्रेटर रन होके आ गई। क्लियर है? तो ये होती है कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कि हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इफ एल्स की जगह इफ एल्स इफ भी आ सकता है, तो वहां पर हम एलिफ लिखेंगे एंड देन अगर एलिफ में फिर हमको फिर यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर a इक्वल इक्वल है b के, मतलब a और b की वैल्यू सेम है, तब ये प्रिंट हो, एंड अगर नहीं है तो यहाँ पर एल्स लिखो और फिर अपना कमांड दो प्रिंट, यहाँ पर हम डाल लेते हैं हेलो। तो आप देखना यहाँ पर 3 कंडीशन रन हो रही है। तो जैसे रन कर रहे हैं आप देखना a इज ग्रेटर आ रहा है क्योंकि a इज ग्रेटर है, लेकिन जैसे हम इसको 2 कर देते हैं तब देखना ये क्या दिखाएगा, बेसिकली a इज स्मॉलर दिखाएगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं करी। एंड वहीं पे अगर a की वैल्यू छोटा कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो, मतलब हमारे तीनों ही कोड एज पर द कंडीशन वर्क करेंगे। तो ये होता है इफ एल्स या फिर इफ एल्स जो भी कह लो। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फॉर लूप, है ना। फॉर लूप बेसिकली एक लूप है जो कि कंडीशन पे ही वर्क करेगा। इसमें आप एक चीज को बार बार लिखने की वजह एक लूप में डाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जब जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब कंडीशन आपकी ठीक रहेगी, तब तक वो लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम करके देख लेते हैं। लूप बेसिकली मैं दोबारा ही बता दूं, कोई भी टास्क को अगर हमको रिपीट करना है तो उसको प्रोग्राम में हम एक लूप में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारी जो कोड है वो रीयूज होती रहेगी और हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 1 से लेकर अगर 10 तक लिखना है तो बार बार आप प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4 नहीं करोगे, उसको आप लूप में डाल दो। क्लियर है? तो इसके लिए हम इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फॉर लूप कैसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले फॉर I in range 1 to 6 print I। तो ये क्या करेगा, बेसिकली I को प्रिंट करता रहेगा जो कि 1 से 6 के रेंज में है। तो आप देख सकते हो 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट करके दिखा दे रहा है। तो आप देख सकते हो इसी कमांड में हमने 1 से 5 तक की गिनती प्रिंट करके लिख ली। इसके लिए हमको प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, जैसे 2 to 6 कर दिया। तो आप देख सकते हो इतने बड़े वैल्यू को भी हम इजीली प्रिंट करके निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इस कोड में हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, रेंज के अकॉर्डिंग जो कि 1 to 2 to 6 है, ये लास्ट की वैल्यू कंसीडर नहीं करता, 2 to 6 5 तक कंसीडर करेगा। ये याद रखना, इनिशियल इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है और इसकी फाइनल हो रही है 2 to 6 5 तक। 6 को ये मतलब इंक्लूड नहीं करता, इतना याद रखना। तो आई की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इन और नॉट इन होता है, याद है ना। तो आई की वैल्यू इसके अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो प्रिंट कर दे आई को। आई बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि इसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप आई ना लिख के ए लिख लो और यहाँ पर फिर ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो सेम ही चीज रन होगी। ये फॉर लूप में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपके बुक के एग्जांपल्स काफी हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, समझ इजीली आ जाएगा, ये उतना भी हार्ड नहीं है। आप इसके यहाँ पर स्टेटमेंट भी देख सकते हो, यूज्ड फॉर रिपीटिंग कोड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जो कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम रेंज में डिफाइन हो गई। एक कोड को बार बार इस्तेमाल करने के लिए ये लूप हमने क्रिएट किया। और रेंज जनरेट्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो कि हमने आउटपुट में देख ही लिया। इसका यही सिंटैक्स है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा इसका सिंटैक्स। फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर 2 लूप। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक लूप चलाया, लेकिन हम यहाँ पर 2 लूप भी चला सकते हैं, तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। जैसे घोंसला होता है, नेस्ट होती है ना, तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है पहले ये लूप चलेगा और उसके अंदर एक और लूप चलेगा। तो इस सिंटैक्स को हम कहते हैं नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप एक और, मतलब एक बाहर का लूप चलेगा और एक अंदर का लूप चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। एक और चीज, यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने पाइथन में भी देखा ही होगा इंडेंटेशन क्या होता है, जो स्पेस इनको ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इंडेंटेशन का बहुत अच्छे से और
एकदम सही से ध्यान रखना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नेस्टेड लूप बना के आपको दिखा सकता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये बेसिकली मल्टी लेवल लूप होता है। मैं इसके रेंज को चेंज कर देता हूँ, फिर आप अच्छे समझोगे। तो मैं इसका रेंज 1 से लेके 3 तक कर देता हूँ और फिर एक और लूप क्रिएट करता हूँ। इसमें आप सेम लूपिंग के लिए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें मैं एक और लूप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर इंटेंडेशन का याद रखना, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी फिर बी लिख सकते हैं, आई जे आप कुछ भी देख सकते हो, लिख सकते हो बेसिकली। और इसका रेंज हम अलग कर देते हैं, इसका रेंज हम 4 to 6 कर लेते हैं। फिर आप जैसे इसका आउटपुट देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली, इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लूप चली जो कि ए वाली लूप है। ए वाली लूप चली 1 से लेके 3 तक के लिए। तो पहले राउंड में ये 1 को प्रिंट करेगा एंड 1 को प्रिंट करने के बाद ये दूसरा जो ये कोड है ये रन करेगा। इसके लिए ये नॉर्मल कोड है, लेकिन बात की बात है ये दूसरा लूप का कोड है। तो जैसे ये दूसरा कोड रन करने जाता है, ये देखता है ये एक और लूप है और इसके अकॉर्डिंग 4 से लेके 6 तक की वैल्यू प्रिंट हो। तो ये क्या करता है, फिर 4 से लेके 6 तक के अंदर मतलब 4 5 को ये प्रिंट कर देता है। तो ये एक लूप हमारी क्रिएट हो गई, लेकिन इसकी रेंज अभी भी है। तो फिर ये दोबारा काउंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 1 में इसने 4 5 को प्रिंट किया एंड देन सेकेंड लूपिंग में मतलब सेकेंड राउंड में ये दोबारा इस लूप को काउंट करता है। तो यहाँ पर दोबारा 4 5 आ रहा है। तो ऐसे ये वर्क करता है, मतलब एक लूप चलेगी बाहर वाली पहले, फिर अंदर वाली पूरी कवर होगी, फिर बाहर वाली कवर होगी, फिर अंदर वाली पूरी कवर होगी, फिर बाहर वाली कवर होगी एंड देन अंदर वाली पूरी कवर होगी एज पर अवर कंडीशन। मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो ये एक आउटर लूप है एंड ये एक इनर लूप है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट लूप जो है ये एक राउंड चलती है एंड देन ये जो कमांड है इसको रन करती है। तो इस कमांड के अंदर ये लूप जो है ये 3 बार कॉल होती है, लेकिन ये एक बार कॉल होती है एंड सेकेंड राउंड में जब ये कॉल होती है फिर इसको दोबारा कॉल करवाती है। तो यहाँ पर ये 2 बार चलेगी, लेकिन यहाँ पर ये 3 बार चलेगी। क्लियर है? तो ऐसे ये वर्क करता है नेस्टेड लूप। आई होप जब आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एज पर योर सिलेबस इतना ही था हमारा पाइथन का टॉपिक इन आवर चैप्टर 3। आई गेस इस वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।